बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फरार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। आइन और कप्तान की फतह, दो सूबों में इंतखाबात कराने के 5 रुकनी बेंच की समाअत मुकम्मल हो गई। बड़ा अदालती फैसला कल सुनाया जाएगा। पीडीएम के ऐवानों में सफ़े मातम बिछ गया है और शिकस्त का खौफ। मरीम नवाज अब डिप्रेशन में चली गई हैं। इलेक्शन तो कराने होंगे, अदालत का ये वाज़ेह पैगाम आ गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की और कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगी। और आज की समाअत में अदालत का मूड देखते हुए पीडीएम के वकील फारूक एच नाइक ने फुल बेंच बनाने की दरखास्त वापस ले ली और कायम बेंच पर ही इक्तफा किया। और व्यूअर्स, आपको बता दें, अदालत ने तो ये भी मौका दिया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर अपनी मर्जी की तारीख ले आएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था, क्योंकि अगर आईन पाकिस्तान किसी के मिजाज को देखकर तब्दील कर दिया जाए और अदालतें जो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है और मौका फराहम करें, तो यकीनन ये आईन पाकिस्तान से इनहराफ होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि जनाब, आप कौन होते हैं आइन के खिलाफ जाकर पीडीएम की जमातों को कहना कि जनाब आप अपनी मर्जी की तारीख ले आएं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने भी अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि इंतखाबात 90 दिन में ही होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के तहत सदर और गवर्नर फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं, ये सवाल था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 90 दिन का वक्त असम्बली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। असम्बली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी जो पीडीएम के टोले की तरफ से की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अगर हुकूमत की तारीख से मुतल्लिक एडवाइस आ जाए तो गवर्नर कैसे इनकार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि बुनियादी सवाल यह भी है कि गवर्नर कह रहा है कि असम्बली मैंने तहलील नहीं की। वकील आबिद जुबैरी का कहना था कि वक्त की मियाद मुकम्मल होने पर असम्बली टूट जाए तो सदर तारीख देगा। मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाब की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही? 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह से ये किसका काम है? अटॉर्नी जनरल से कहें कि आइनी नकात पर इस अदालत की मावनत करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 दिनों का मार्जिन रखा जाएगा। आपको याद होगा व्यूअर्स, मैंने जब 31 दिन पूरे हुए तो ये सवाल उठाया था कि अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख नहीं आ रही और आप उस डेडलाइन से निकल रहे हैं, आज वही सवाल अदालत में उठाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सदर के इख्तियारात बराह रास्त आइन ने नहीं बताए। आइन में इख्तियारात नहीं तो फिर कानून के तहत इक़दाम होगा, कानून भी आइन के तहत ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो आप हमसे पूछने लगे कि करना क्या है। सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं, उन्होंने खत किताबत की, इसका हवाला भी आज अदालत में दिया गया। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में तो कहीं मुशावरत का जिक्र मौजूद नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मान लिया कि कानून सदर मुमलिकत को इजाज़त देता है तो फिर सदर भी एडवाइस का पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि निगरान हुकूमत भी तारीख देने का कह सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे कि सदर को मुशावरत की ज़रूरत है या नहीं। फिर अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने दलाइल का आगाज़ किया।
अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो भी सदर ये तारीख दे सकते हैं। अगर गवर्नर असम्बली तहलील के अगले दिन इंतखाबात का कह दें तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा। इलेक्शन 90 दिनों में ही होने चाहिए। इलेक्शन को 90 दिनों से आगे नहीं ले जाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख पर ताखीर क्यों कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर 85वें दिन इलेक्शन का कहे तो इलेक्शन कमीशन 89वें दिन का कह सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आज इलेक्शन कमीशन से गवर्नर की मुशावरत कराएं तो कल तारीख दे देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंतखाबात की तारीख तय इलेक्शन कमीशन और ऐलान गवर्नर को करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब सब वाजे है तो फिर झगड़ा किस बात का है। अगर काश उस वक्त कोई जवाब देता कि झगड़ा मरियम नवाज का है, वो पाकिस्तान की अदालतों पर हमला कर रही हैं और फिर मसला यहां पर नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के इंसाफ दिलाने का है और कोई जज उन्हें हाथ नहीं पकड़ा रहा। काश कोई वहां पर बात करता। लेकिन व्यूअर्स, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख का इख्तियार आइन की किस शिक के तहत आया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद शुरू होते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तारीख में सदर के कुछ जमहूरी और कुछ गैर जमहूरी इख्तियारात थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर सदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते तो सेक्शन 57 खत्म क्यों नहीं कर देते। क्या किसी ने सेक्शन 57 को आइन से मुतसादिम होने पर चैलेंज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपकी राय में इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। इस पर उनका कहना था कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना है तो किसी से मुशावरत की जरूरत तो पड़ेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहां जाएगा। ये सवाल था। क्या सदर का किरदार सिर्फ न्यूज कास्टर का है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐलान करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार हर सूरत में अहम है। आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का किरदार मरकजी है। दूसरी जानिब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मुशावरती है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या इंतखाबी मुहिम का दुरानिया कम नहीं किया जा सकता। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वक्त दरकार होता है। इंतखाबी मुहिम का दुरानिया 2 हफ्ते तक जो है वो रखा जाता है या किया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में ही होना लाजमी है। तो 1988 का इलेक्शन मशकूक होगा। 2008 का इलेक्शन भी मुकर्ररा मुद्दत के बाद हुआ था और चीफ जस्टिस ने कहा कि 2008 में बहुत बड़ा सान्या हुआ था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पहला सवाल तो यह है कि तारीख देगा कौन। इलेक्शन की तारीख आने पर ही बाकी बात होगी। कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहां हम ना मौजूद होते और यह मामला इस तरह पेचीदा ना होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वज़ीर आज़म एडवाइस नहीं देते तो सदर को कब तक इंतजार करना है। यह भी एक इंतहाई अहम सवाल था जो अदालत के सामने पूछा गया और अदालत की तरफ से रखा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरियार सवाती ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत काम करना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए 3 तरह की तारीख दे सकता है। इलेक्शन कमीशन सेनेट, सदारती और ज़िमनी इलेक्शन की तारीख दे सकता है। हम सिर्फ पंजाब और केपीके के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारा पहले दिन से ही मौकिफ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर्स को करना है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब के गवर्नर्स कहते हैं कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या वो आज तक इस मौकिफ पर कायम है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने गवर्नर पंजाब को 9 से 13 अप्रैल तक इलेक्शन तारीख देने के लिए खत लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर आंखें बंद करके तारीख देते हैं या मुशावरत से। गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का क्या इल्म। गवर्नर ने मुशावरत के लिए आपको बुलाया या नहीं बुलाया। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत तकाजा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर ने मुशावरत की बजाय इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने मुशावरत करके तारीख देने का हुक्म दिया। व्यूअर्स, याद रखिएगा, जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ वही सीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हमें ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद भी दोहराया जाएगा
क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन जो फरीक बन चुका है, जो मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहता किसी के कहने के ऊपर, अब इस मामले पर अगर वो सच्चे होते तो फिर उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर की? मुशावरत की जाती गवर्नर पंजाब के साथ, लेकिन उन्होंने मुशावरत नहीं की, बल्कि वो दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने रोया और जो मौक़िफ़ रखा जाएगा, जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। जब हम हाई कोर्ट से सिक्योरिटी मांगते हैं तो आपकी अदालत, जनाब आपकी अदालतें जो हैं वो हमें इनकार कर देती हैं। ये तमाम बहाने हैं जो अदालतों के सामने पेश किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के पूछने पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि गवर्नर केपीके को याद दहानी का खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट भी नोटिस ही कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि तमाम इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद है। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर केपीके ने मुशावरत की तारीख नहीं दी। गवर्नर केपीके ने कहा कि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। गवर्नर्स ने एजेंसियों से रुजू करने का कहा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हदायत की है कि फुल कोर्ट की दरखास्त नहीं चलाई जाए और इसे वापस ले लिया जाए। चीफ जस्टिस 5 रुकनी लार्जर बेंच जो बनाया है वही इस केस की समाअत जो है वो जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म दे दिया और फिर अदालत ने हुक्म दिया कि सियासी जमातें मुशावरत करके अदालत को आगाह करें। अदालत ने 4 बजे तमाम वकला को पेश होने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने श्री मजारी और फवाद चौधरी को इमरान खान से मुशावरत का हुक्म दे दिया, जबकि फारूक एच नाइक, मंसूर उस्मान और कामरान मुर्तज़ा को भी अपने कायदीन से हदायत लेने का हुक्म दिया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सब अपने अपने लीडरान को फ़ोन करें और हदायत लें और इस पूरे मसले का हल निकल आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि इंतखाबात में ताख़ीर हो भी जाए तो आइन का आर्टिकल 254 मौजूद है। पीटीआई के वकील अली जफर का कहना था कि अगर इंतखाबात के लिए 90 दिन से आगे जाना है तो आइन में तरमीम दरकार होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केस का फैसला आज ही करेंगे। अवामी मफाद के लिए सियासतदान मिल बैठे, जाके अपने बड़ों से पूछे तो वो आपस में बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं और इस मसले का हल निकल आएगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इस दौरान अदालत ने फवाद चौधरी, श्री मजारी को रोस्टर पर बुला लिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप से मालूम करें कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाजत दे दी गई तो मुस्तकबिल में भी ऐसी ही खराबी पैदा हो सकती है और फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। हम पार्लियामेंट में जाके तरमीम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए अदालत से फैसले की रवायत बनाई गई तो मुस्तकबिल के लिए ये ठीक नहीं होगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेफिक्र रहें, इसकी रवायत हम किसी सूरत भी बनने नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जमहूरियत की बेहतरी है कि कुछ कमीशन आगे जाए और कुछ आप पीछे आए। कानूनी बातों को एक तरफ रखकर सोचे, मुल्क को आगे रखकर सोचे, हल निकल आएगा। आपस में तारीख तय कर ली जाए और फैसला कर लिया जाए और फिर अदालत को आप बता दें। व्यूअर्स, आपको बता दें कि वकील फारूक एच नाइक ने इस मौके पर कहा कि मालूम नहीं जरदारी साहब इस वक्त कहां पर हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने फोन पर ही बात करनी है, अभी करें। कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हुकूमत की नीयती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला मौजूद नहीं है। आज सिर्फ तारीख तय करने का मामला देखना है। अगर 90 दिनों से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा, मामला अदालत में आएगा तो फिर हम देखेंगे। बादशाह चीफ जस्टिस ने यह कहकर समाअत व्यूअर्स खत्म कर दी कि इसका फैसला आज ही सुनाएंगे और फिर समाअत जो है वो कल के लिए मुलतवी कर दी गई, यानी 11 बजे दिन ये फैसला सुना दिया जाएगा कि इंतखाबात करवाना इस मुल्क में किसका इख्तियार है और किसकी जिम्मेदारी है तारीख देने के हवाले से। व्यूअर्स, कुछ सवालात हैं मेरे इस समाअत के हवाले से और ये आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या अदालती फैसले में बराह रास्त इलेक्शन की तारीख दी जाएगी या सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन में से किसी एक को हुक्म दे दिया जाएगा कि आप इंतखाब की तारीख दें, और आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर तहरीरी एतमाद करने वाली पीडीएम क्या अदालत का फैसला तस्लीम करेगी? ये भी एक बुनियादी सवाल है क्योंकि इन्हीं अदालतों को पाकिस्तान में आपको याद होगा कि मरीम की तरफ से
دماد کوٹس کہا گیا اور پھر ایک جج کو کہا گیا کہ کیا اس کی شکل ہے چیف جسٹس بننے والی. یہ تابڑتوڑ حملے تھے جو مریم نواز کی طرف سے کیے گئے. ویورز آپ کو بتائیں کہ اگر الیکشن کے بارے میں عدالتی فیصلے کو حکومت تسلیم نہیں کرتی تو آئینی بحران کیا حالات پیدا کر سکتا ہے, اور اگر 2 صوبوں میں انتخابات کرائے جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کا کیا حشر ہوگا, کیونکہ ہمیں جو راجن پور والا الیکشن ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی اور پھر حکومت جو ہے اس فیصلے کے بعد اور اس نتیجے کے بعد اس وقت بکھلائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بہت سارے کیسز ان پر سماعت ہوئی اور پھر 3 کیسز کے اندر ضمانت بھی ہو گئی ہے. خان صاحب اسلام آباد آج پہنچے ہیں تو لاکھوں افراد جو ہیں نا ان کے استقبال کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود, اور جو مناظر آپ نے لاہور میں دیکھے بالکل اسی طرح کے مناظر اسلام آباد میں بھی دیکھنے کو ملے, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے استقبال کے لیے اسلام آباد ٹول پلازے پر موجود تھی اور ایک ریلی کی شکل میں انہیں عدالتوں تک پہنچایا گیا. پہلی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ جب پہنچے تو انہیں وہاں سے ضمانت ملی. اس کے بعد بینکنگ کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی, اور تاہم توشہ خانہ کیس میں عدالت نہ پہنچ سکے اور اس پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. عمران خان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے جہاں انہیں توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت دے دی گئی, جس کے بعد عمران خان دوبارہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے. حیران کن امر یہ ہے کہ عمران خان صبح جیسے ہی لاہور کے زمان پاک سے روانہ ہوئے تو ان کی غیر موجودگی میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے نہ صرف زمان پاک سے سیکیورٹی بیریئرز اٹھا لیے, بینرز اتار دیے, بلکہ سیکیورٹی کیمرے بھی جو وہاں پر نصب کیے گئے تھے انہیں بھی اکھاڑ دیا گیا کہ متعدد کارکنان نے زمان پاک کے باہر سڑک پر کیمپ لگا کر دوبارہ ڈیرے جما لیے. خان صاحب ادھر سے پہنچے ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی عمران خان کے استقبال کے لیے. ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی اسلام آباد میں آمد ہوئی ہے اور وزیر داخلہ اسلام آباد سے فرار ہو گئے ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت آخری مراحل میں تھی, اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد کی 4 عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے. ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں اور عدالتوں کے باہر موجود تھے. اس بڑے لیڈر کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے. پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال میں اپنی پارٹی کی خاتون رہنما مریم نواز کی نوکری پر مامور تھے. یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد سے فرار تھے اور وہ وہاں سے پی ٹی آئی کارکنان پر مختلف قسم کے مقدمات بنانے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے, اور پھر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو کچھ ہوا ایک مقدمہ بنا, 25 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ لیڈر کے کہنے کے اوپر انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا, توڑ پھوڑ کی. اور ویورز یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا, املاک کو نقصان پہنچائے, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں, اور پولیس نے کس طرح یہ اسٹیبلش کر لیا کہ لیڈر کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے. ساہیوال میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کی گئی, غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے گا. افسوس اتنی توڑ پھوڑ کے باوجود اس شخص کو ضمانت دے دی گئی. اس کے ساتھ لاڈ پیار والا سلوک ہوگا تو ایسے واقعات ہی جنم لیں گے. اور پھر رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ نظام عدل میں سب برابر ہیں, کسی لاڈلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کاش یہ باتیں مریم نواز کے حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ یہ ضرور کرتے, کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان کی عدالتوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز پر جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کو کیوں یاد نہیں آیا اور ان کی حکومت کیوں حرکت میں نہیں آئی. کاش کوئی مقدمہ درج کر لیا جاتا مریم نواز کے خلاف بھی, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک تو روپوش تھے ساہیوال میں, اور وہاں سے بیٹھ کر جو وفاق کی پولیس ہے اسے کنٹرول کر رہے تھے. ویورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ مریم نواز کی جو گستاخیاں ہیں نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور اب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خط لکھا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کے عوامی جلسوں میں معزز ججز کے خلاف زبانی حملوں پر توہین عدالت کارروائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط تحریر کیا گیا ہے. یہ خط سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے تحریر کیا گیا, جس میں عدالت کی ساخت,
تکریم اور معزز ججز کے وقار کے تحفظ کے لیے کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ انور منصور خان کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ میں 23 فروری کو مریم نواز کی سرگودا میں کی گئی گفتگو سے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نون لیگ رہنما نے سرگودا جلسے میں سپریم کورٹ معزز ججز کے خلاف گفتگو کی اور عوام کو اکسایا۔ انہوں نے بغیر ثبوت معزز ججز اور سپریم کورٹ پر الزامات لگائے۔ اس ملک کے اندر ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد جو ہیں ان کے خلاف اداروں کے خلاف اکسانے کے حوالے سے کیس درج کیا گیا، لیکن یہاں پر معاملہ پاکستان کے 2 ججز کا ہے اور یہ ڈائریکٹ حملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، جس کا از خود نوٹس لینا پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے جج کو یقینی طور پر انہیں لینا چاہیے۔ لیکن ایک خط جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کی طرف سے۔ وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز نے انتخابات کے معاملے پر سوموٹو کیس کے بینچ اور ارکان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی پاناما کیس میں بینچ کا حصہ رہے ہیں۔ بغیر ٹھوس ثبوت عدلیہ کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شدید تنقید کو عدلیہ کی آزادی اور انصاف کے نظام پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ دونوں معزز جج صاحبان پر تنقید کا مقصد انصاف پر اثر انداز ہونا اور رکاوٹ ڈالنا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کے نام اپنے خط میں مطالبہ کیا کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ امید ہے معزز عدالت حقائق دیکھ کر آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی عزت کو مد نظر رکھ کر کارروائی کریں گے۔ اور ویورز، کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہے وہ جانتے ہیں، کیونکہ مریم باز نہیں آ رہی اور پاکستان کی عدالتوں پر حملہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح نواز شریف کے معاملے کے اوپر نظام کو اتنا کمپرومائز کر دو کہ تمام طاقتیں مل بیٹھ کر تاریخ بھی دیں، الیکشن بھی ہوں اور نواز شریف کو صرف اور صرف جو ہے ان کی مرضی کا انصاف مل جائے۔ پھر یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔